हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ को। यहाँ पर हम जानेंगे पूरी डीबीएमएस के लेक्चर्स को, और ये जो वीडियो होने वाला है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मेनली मैं बना रहा हूँ। तो जितने भी डीबीएमएस के लेक्चर्स आएंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। सो शुरू करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज और यूज़ करने में मदद करता है। यह एक इंटरफेस की तरह काम करता है जहाँ पर यूज़र और डेटाबेस के बीच में यह एक इंटरफेस है। क्या एग्जाम्पल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? माई एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के क्या क्या फंक्शंस हैं? सो डेटा को स्टोर और रिट्रीव करना, डेटा को सिक्योर रखना, प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी, सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पर एक्सेस देना, रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, डेटा के रिडंडेंसी को कम करना, इंश्योरिंग इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी, बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड करना। ये सब हमारे फंक्शंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। आगे हम पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड डीबीएमएस। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? तो पहले जो है डेटा जो है वो स्टोर होता था फाइल सिस्टम्स में। उसमें जो प्रॉब्लम्स आती थी वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? डेटा डुप्लिकेट होना, या डेटा अपडेट करना मुश्किल होना, सिक्योरिटी कम होना, डेटा इनकंसिस्टेंट वे में होना। ये सब प्रॉब्लम्स पहले फेस करनी पड़ी थी। डीबीएमएस सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग। फिर डीबीएमएस ने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है किन चीज़ों से? सेंट्रलाइज स्टोरेज, इजी एक्सेस, बेटर सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी देता है ये, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। सोचो तुम्हारा स्कूल में सब स्टूडेंट के रिकॉर्ड अलग अलग फाइल में रखे हुए हैं। किसी स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करने हैं, हर जगह मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब डेटा एक डीबीएमएस में है तो सिर्फ एक जगह चेंज करने से हर रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वाई डू वी नीड ऑफ डीबीएमएस। सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस? क्या एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? फर्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल। क्या होता है डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल? इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स द सेम डेटा माइट बी स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। सेम डेटा जो है वो मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल फाइल में स्टोर्ड है। डीबीएमएस अवॉइड डुप्लीकेशन बाय स्टोरिंग डेटा इन वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है, वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे डेटा को स्टोर करके रखता है। रिजल्ट क्या होगा? लेस स्टोरेज वेस्ट एंड बेटर कंसिस्टेंसी। इससे क्या होगा? इससे कि बेटर कंसिस्टेंसी होगी। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है? बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड इन वन प्लेस, ऑल यूजर्स सी द सेम अपडेटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्टूडेंट एड्रेस चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा, चेंज होगा। What is data security? The third one is data security. DBMS provide user authentication and access control. इससे डेटा सिक्योरिटी से क्या मतलब है? सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स ही एक्सेस कर पाएंगे और मॉडिफाई कर पाएंगे डेटा को। एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन नोट एडिट मार्क्स, ओनली टीचर और एडमिन कैन एडिट द मार्क्स। कौन एडिट कर पाएगा? सिर्फ टीचर्स। स्टूडेंट उनके खुद के मार्क्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। So multiple, fourth is multiple user access. Many users can access the same database at the same time without conflict. बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे होंगे। सो डीबीएमएस यूजर्स टेक्निक्स लाइक concurrency कंट्रोल टू मैनेज साइमल्टेनियस एक्सेस। जो डीबीएमएस है वो concurrency
कनकरेंसी कंट्रोल जो है टेक्निक यूज करता है मैनेज करने के लिए साइमल्टेनियस एक्सेस को। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डीबीएमएस जो है वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस को ऑफ डेटा यूजिंग कंस्ट्रेंट्स लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की। इन प्राइमरी की, फॉरेन की वो हेल्प से डेटा को एक्यूरेट और करेक्ट वे में रख पाता है। डुप्लीकेट रोल नंबर्स आर नॉट अलाउड। हम प्राइमरी की मदद से डुप्लीकेट रोल नंबर्स को नहीं रखते हैं, नॉट अलाउड, हम अलो ही नहीं करते हैं डेटा में। इजी डेटा रिट्रीवल, हम आसानी से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। किससे? विद एसक्यूएल क्वेरीज डेटा कैन बी फेच्ड इजीली एंड क्विकली, हम आसानी से डेटा को फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जस्ट अ क्वेरी से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस्ट्रिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, जिसके मार्क्स भी 80 से ग्रेटर है वो स्टूडेंट्स का डेटा मुझे मिल जाए। डायरेक्टली हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। द सेवेंथ इज बैकअप एंड रिकवरी। DBMS automatically takes data backups and support recovery in case of system failure। किसी भी यदि यदि कई बार सिस्टम फेलियर हो जाता है तो जो DBMS है वो हमें डेटा बैकअप्स का ऑप्शन हमें देता है। डेटा लॉस चांसेस आर वेरी लो। DBMS में क्या होता है? डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। The eighth one point is better decision making. Because data is accurate, consistent, and easily available, organization can make better business decisions. The ninth one option is improved data sharing. Different departments or users can share data easily through the DBMS. जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के और यूजर्स हैं वो आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DBMS। फाइल सिस्टम और DBMS में डिफरेंस। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम एक तरीका होता है जिसमें कंप्यूटर के स्टोरेज में फाइल को अरेंज किया जाता है। जैसे द फाइल सिस्टम इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल्स इन अ स्टोरेज सिस्टम विद इन अ कंप्यूटर। एंड व्हाट इज DBMS? DBMS क्या होता है? तो DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। The second point is data is stored as separate files and folders। डेटा यहाँ पर क्या होता है? जो स्टोर होता है वो सेपरेट फाइल्स और फोल्डर्स में यहाँ पे स्टोर होता है। बट इन DBMS डेटा इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा होगा। कंसिस्टेंसी, देयर इज लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन द फाइल सिस्टम। डेटा कंसिस्टेंसी क्या है कि यहाँ पर जो है डेटा जो है कंसिस्टेंट वे में नहीं होगा फाइल सिस्टम में। और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है। जैसे देयर इज मोर डेटा कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। डेटा एक्सेस जो होता है फाइल सिस्टम में वो स्लो होता है एंड लेस फ्लेक्सिबल होता है। बट इन DBMS डेटा जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड एक्सेस यूजिंग क्वेरीज की मदद से वो ज़्यादा एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, फाइल सिस्टम प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू DBMS। फाइल सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी लेस है, कम सिक्योरिटी वाला है इन कंपैरिजन ऑफ DBMS। क्यों है? बिकॉज वहाँ पर डेटा आसानी से हर कोई एक्सेस कर सकता है। इन DBMS हैज़ मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम्स। यहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, हर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कॉस्ट, फाइल सिस्टम की जो कॉस्ट होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है देन DBMS, बट इन DBMS इट हैज़ अ कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट देन अ फाइल सिस्टम। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कंपैरिजन में इसके हायर होती है। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? सो फाइल सिस्टम में क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी हाई होती है। कैसे? इट इज एज डुप्लीकेट्स आर कॉमन। यहाँ पर डुप्लीकेट्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। और इन DBMS लो होता है डुप्लीकेशन इन मिनिमाइज्ड थ्रू नॉर्मलाइजेशन। हम नॉर्मलाइजेशन की यूज से मिनिमाइज कर देते हैं डुप्लीकेशन को। यूजर एक्सेस इन फाइल सिस्टम,
फाइल सिस्टम में ओनली वन यूजर कैन एक्सेस डेटा एट अ टाइम, एक ही बार में सिर्फ एक यूजर ही डेटा को एक्सेस कर सकता है। बट इन डीबीएमएस मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस डेटा एट अ टाइम, एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू डीबीएमएस। ये क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू डीबीएमएस। इन डीबीएमएस इट हैज मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन हैंडलिंग एज कंपेयर टू द फाइल सिस्टम, मीनिंग द यूजर आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोसीजर्स। फाइल सिस्टम में क्या होता है, यूजर्स को परमिशन नहीं होती प्रोसीजर्स राइट करने की। द यूजर हैज टू राइट प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। यहाँ पे यूजर क्या करता है, प्रोसीजर को लिख सकता है डेटा मैनेज करने के लिए। शेयरिंग, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी फाइल्स, सो इट इज नॉट इजी टू शेयर डेटा। डेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बहुत सी फाइल्स में, सो इससे क्या होता है, डेटा को शेयर करना ईजी नहीं होता है। बट इन डीबीएमएस ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड नेचर डेटा शेयरिंग इज इजी। सेंट्रलाइज सिस्टम के कारण यहाँ पर जो है डेटा शेयरिंग आसान हो जाती है। बट नाउ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इट गिव डिटेल्स ऑफ स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये क्या देता है आपको, डिटेल्स देता है स्टोरेज की और रिप्रेजेंटेशन की डेटा की। इन डीबीएमएस इट हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स ऑफ डेटाबेस, ये हाइड कर देता है इंटरनल डिटेल्स को, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जो है वो डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर इजी टू इम्प्लीमेंट, यहाँ पर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट जो है वो इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्वेरिंग, नो प्रॉपर क्वेरिंग सिस्टम, ओनली फाइल सर्च इज पॉसिबल। यहाँ पर हम फाइल को सिर्फ सिंपल सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेरी सिस्टम नहीं है। बट इन डीबीएमएस पावरफुल क्वेरी लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल मेक सर्चिंग इजी। यहाँ पर जो है एसक्यूएल आपकी सर्चिंग को आसान बनाती है। स्केलेबिलिटी, इन फाइल सिस्टम इट वर्क्स फॉर स्मॉल डेटा, स्ट्रगल विथ लार्ज डेटा सेट। फाइल सिस्टम में क्या होता है, ये लार्ज डेटा सेट में स्ट्रगल करता है, जबकि डीबीएमएस में डेटा लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को आसानी से हैंडल किया जाता है। डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता क्या है? A DBMS architecture defines how user interact with the database to read, write, or update information. A well-designed architecture and schemas, a blueprint detailing tables, fields, and relationships ensure data consistency, improve performance, and keep data secure. भैया जो DBMS आर्किटेक्चर है वो डिफाइन करता है कि यूजर जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस के साथ, जैसे कैसे रीड कर रहा है, राइट कर रहा है और अपडेट कर रहा है इंफॉर्मेशन को इन द डेटाबेस। और ये इंश्योर करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, एंड डेटा को सिक्योर रखने का ये काम करता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे हमारे पास यूजर्स है जिसे हम एक्सटर्नल लेआउट व्यू या एंड यूजर्स कहते हैं, और सेकेंड लेयर जो हमारी कॉन्सेप्चुअल लेयर है, कॉन्सेप्चुअल स्केमा जिसे हम कहते हैं, और फिजिकल लेयर है फिजिकल स्केमा, और ये डेटाबेस से कनेक्ट है। अब कैसे ये लोग जो है वो रीड राइट कर रहे हैं और कैसे डेटा को ये डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो इसे हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ये बताता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है यूजर से डेटाबेस में एंड डेटाबेस से अगेन यूजर के पास। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर? सो डीबीएमएस आर्किटेक्चर का मेन पर्पस क्या है कि टू ऑर्गेनाइज हाउ द डेटाबेस वर्क्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कैसे डेटाबेस में जो है डेटा ऑर्गेनाइज है और कैसे वो इंटरनली वर्क कर रहा है। टू सेपरेट यूजर लेवल व्यू फ्रॉम फिजिकल डेटा स्टोरेज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि यूजर को कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, दे जस्ट एक्सेस इट इजीली, वो आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। अब इसका मतलब है कि वो क्या करता है, वो मैनेज करता है लार्ज डेटा एफिशिएंटली, सिक्योरली, विथ इजी अपडेट्स। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। क्या टाइप्स होते हैं, तो तीन तरह के हम वैसे तो सेवरल टाइप्स होते हैं, हम तीन जानेंगे। क्या जानेंगे हम? वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। तीन ही होती है बेसिकली। सो व्हाट इज वन टायर आर्किटेक्चर? वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसे हम सिंगल टायर भी कहते हैं। द यूजर एंड द डेटाबेस आर बोथ ऑन द सेम सिस्टम। इसका कहने का मतलब है कि जो यूजर है और जो डेटाबेस है वो एक ही सिस्टम में होंगे। कैसे?
जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है या हमारे पास एक लैपटॉप डिवाइस है जिसमें लोकल डेटाबेस होगा और हमारा एप्लीकेशन होगा। तो वही कहने का मतलब है कि द यूज़र कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस यूजिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जो यूज़र है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को बाय द यूजिंग ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। कैसे? जैसे हमारा एसक्यूएल जो है डेवलपर और हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच है जिसे हम आसानी से हम सिंगल यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, you install MySQL on your laptop and directly run SQL commands to manage data। हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं कमांड को हमारे MySQL के वर्क बेंच में आसानी से। फीचर्स क्या क्या है? फास्ट फॉर सिंगल यूजर्स, यूज्ड इन डेवलपमेंट और टेस्टिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। नॉट स्विचेबल फॉर मल्टीपल यूजर्स। ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड टायर? सेकंड टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? सो सेकंड टायर आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जैसे इस सिस्टम में क्या होता है, जो सेकंड टायर आर्किटेक्चर है, टी टू टायर जो जिसे हम कहते हैं टू टायर, तो वो क्या करता है, उसमें हमारा क्लाइंट होता है फ्रंट एंड सर्वर होता है बैक एंड में। जैसे एप्लीकेशन डेट सेंड रिक्वेस्ट लाइक अ यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन क्या करती है, सेंड करती है रिक्वेस्ट किसको, सर्वर को। डीबीएमएस डेट प्रोसेस क्वेरीज एंड सेंड बैक डेटा, एंड वो अगेन वापस बेक कर देता है रिक्वेस्ट को, सेंड कर देता है डेटा को किसके पास, क्लाइंट के पास। तो ये हमारे पास टू टायर आर्किटेक्चर है। यहाँ पर क्लाइंट है, यूजर एप्लीकेशन, एंड देन हमने डेटाबेस सिस्टम में एक रिक्वेस्ट भेजी है। अब डेटाबेस सिस्टम रिक्वेस्ट देखेगा एंड अगेन वो आपको सेंड बैक कर देगा। ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? तो ए जावा एप्लीकेशन कनेक्टेड टू अ माई सीक्वल डेटाबेस सर्वर। एक जावा एप्लीकेशन है जिसे हम क्लाइंट कह देंगे और वो कनेक्टेड है किससे, माई एसक्यूएल के डेटाबेस सर्वर से। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें? तो भैया ये सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी देता है। सर्वर कंट्रोल्स डेटा एक्सेस। कौन कंट्रोल करता है? सर्वर। हमारा बैकएंड जो है वो डेटा एक्सेस को कंट्रोल करता है। सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, ये मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है। यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और एलएएन सिस्टम्स। कहाँ यूज होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रहा होगा और लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम्स में होता है यूज। नाउ मूव करते हैं हम थर्ड टायर आर्किटेक्चर पर। थर्ड टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। It introduces an additional middle layer called the application server, or we can say business logic layer between client and database. There is another layer between the client and the server। एक another layer means कहने का मतलब है client और server के बीच में एक और layer इसमें होती है। The client does not directly communicate with the server, instead it interact with an application server which further communicate with the database system, and then the query processing and transaction management take place. This intermediate layer acts as a medium for the exchange of partially processed data between the server and the client। कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल, ई कॉमर्स स्टोर है। यूजर क्या कर रहा है? यूजर कर रहा है कि विजिट कर रहा है ऑनलाइन स्टोर पर, सर्च फॉर अ प्रोडक्ट एंड एड इट टू योर कार्ट। हमने कार्ट में एक प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। प्रोसेसिंग कैसे होगी कि सिस्टम चेक करेगा जो प्रोडक्ट है इज इन स्टॉक, यदि वो स्टॉक में है। कैलकुलेट द टोटल प्राइस एंड अप्लाई एनी डिस्काउंट्स, क्या उसका टोटल प्राइस क्या है, क्या उस पर डिस्काउंट एलिजिबल है। डेटाबेस का काम क्या रहेगा यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, कार्ट एंड ऑर्डर हिस्ट्री आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस फॉर फर्दर रेफरेंस। क्या वो स्टोर है डेटाबेस में फर्दर रेफरेंस के लिए? सो नाउ नेक्स्ट, लेयर्स क्या होती है? अब इसमें जो होती है लेयर्स होती है, तीन लेयर्स हमारे पास इसमें होती है थ्री टायर आर्किटेक्चर में। क्लाइंट टायर, जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, जो हमारे यूजर इंटरफेस को दर्शाती है, जैसे ब्राउजर हो गया, ऐप हो गया। द यूजर इंटरफेस वेयर द एंड यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, अ वेब ब्राउजर और अ मोबाइल ऐप। जो कि हमारा एंड यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है उसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कह देते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम लॉजिकल लेयर भी कहते हैं? प्रोसेसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट, रन बिजनेस रूल्स, कनेक्ट टू द डीबीएमएस। इसका मतलब है कि ये एक मिडिल लेयर का काम करती है। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। जैसे द मिडिल टायर ऑफ द आर्किटेक्चर, ऑल्सो नोन एज द लॉजिक टायर, हैंडल द एप्लीकेशन कोर प्रोसेसिंग, बिजनेस रूल्स एंड कैलकुलेशंस। ओके, सो यहाँ पर हम ये जो हमारा डायग्राम है हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन टायर है जो कि कनेक्टेड है हमारे लॉजिक टायर से, जिसे हम सर्वर कहते हैं। अब ये जो सर्वर है ये क्या करता है? प्रोसेस करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। ओके, सो नाउ व्हाट इज डेटाबेस टायर, जिसे हम डेटा लेयर भी कहते हैं? स्टोर एंड रिट्रीव्स डेटा, जो कि क्या करती है? डेटा को स्टोर करके और रिट्रीव करने का काम करती है। मैनेज द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ द एप्लीकेशंस डेटा, टिपिकली यूटिलाइजिंग आर डेटाबेस।
इसका काम क्या होता है कि ये मैनेज करती है डेटा स्टोरेज को, डेटा को रिट्रीव एंड मैनिपुलेट करने का काम ये एप्लीकेशंस के डेटा को करती है। डेटा मॉडल्स, अगर आप डेटाबेस सीख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको फाउंडेशन लेवल से समझना ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम स्टार्ट इस टॉपिक को और समझते हैं कैसे डेटा मॉडल्स काम करते हैं। सो पहले तो हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स होते क्या हैं। सो डेटा मॉडल्स is the concept of tools that are developed to summarize the description of the data. Base. Data models provide us with a transparent picture of data which helps us in creating an actual database. It shows us from the design of the data to its proper implementation of data. तो गाइस इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो डेटा मॉडल होते हैं ये एक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन प्लान होता है जो डेटाबेस बनाने से पहले, है ना। देखो जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, मान लो एक लाइब्रेरी डेटाबेस बनाना है, तो पहले हम सोचते हैं कौन सी चीज़ें स्टोर करनी है, जैसे बुक्स, स्टूडेंट्स, इशूड बुक्स, और ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे। अब ये जो प्लानिंग पार्ट है ना, जिसमें हम डिसाइड करते हैं डेटा को डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और रिलेशन, है ना, डेटा का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और रिलेशंस, उससे ही हम डेटा मॉडल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यदि मैं इसकी दूं तो ये डेटा मॉडल बताता है कि डेटा कैसा दिखेगा और डिफरेंट डेटा आइटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होंगे, है ना, सिंपल शब्दों में। चलो एक एग्जांपल लेके हम इसे समझते हैं कि मान लो हम एक लाइब्रेरी के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। अब हमें प्लान करना है कौन कौन से टेबल होंगे, जैसे हमारे पास बुक्स टेबल होंगे, मेंबर्स टेबल होंगे, इशूड बुक्स होगी, कौन कौन सी बुक अभी इशू हुई है। अब ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, है ना। तो बुक किस मेंबर ने इशू की है, ये रिलेशन हम डेटा मॉडल के थ्रू डिफाइन करते हैं। इससे हमें क्लियर पिक्चर मिलती है पूरे डेटाबेस की। तो यही होता है डेटा मॉडल, है ना। अब बात करते हैं इसके पर्पस की, पर्पस ऑफ डेटा मॉडल। तो टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड डेटा इन स्ट्रक्चर्ड वे, रियल वर्ल्ड जो है उसमें डेटा को बताता है, डेटाबेस में के फॉर्म में लाना है डेटा को, ठीक है। टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स, क्या करता है, जैसे एक बुक्स किस मेंबर से रिलेटेड है, ये भी ये बताता है। टू हेल्प डेटाबेस डिज़ाइनर्स बिल्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर बिफोर फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। क्या मतलब है इसका, मतलब डेटाबेस बनाने से पहले क्लियर डिज़ाइन हमें मिल जाता है ना। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी इन डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो हमें मतलब डेटा सही और कंसिस्टेंट रहे, हमें ये भी ये इंश्योर करता है। Now move to the next is types of relational models और data models we can say। तो तीन तरह के ये होते हैं, conceptual data model, representational data model and physical data model। तो अब हम जानेंगे conceptual data model। अब ये वो मॉडल होता है जिसमें हम डेटाबेस का ओवरऑल डिज़ाइन समझते हैं बिना टेक्निकल डिटेल्स में जाए। जैसे concept describe what data is stored and how entities are related, focuses on high level design, does not include technical details, often represent using ER diagrams, entity relationship diagrams। सो ये क्या होता है कॉन्सेप्चुअल, है ना। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल क्या होता है, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि डेटा, कौन सा डेटा स्टोर होगा और वो डेटा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होगा, है ना। इस मॉडल में हम बस हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब टेबल्स के कॉलम या डेटा टाइप जैसे छोटी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है। ये मॉडल मेनली डिज़ाइनर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, ताकि उन्हें क्लियर आइडिया मिल जाए डेटाबेस में क्या क्या एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम एक कोरेज डेटाबेस बना रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारे पास एंटिटीज़ होगी, जैसे स्टूडेंट हो गए, कोर्सेज हो गए, रिलेशनशिप होगी, जैसे स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, कौन से कोर्स में स्टूडेंट ने इनरोल किया है वो होगा, बस इतना ही।
यहाँ हम ये नहीं बताते कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर होगा या नेम हो, कॉलम होगा, ये हम नहीं बताते हैं। वो सब लॉजिकल मॉडल में आता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल सिर्फ एक ओवरव्यू देता है, एक ब्लूप्रिंट जैसा। जैसे ये मॉडल कौन यूज़ करता है, मेनली डेटाबेस डिज़ाइनर्स इसे यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है यूज्ड बाय डेटाबेस डिज़ाइनर फॉर प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये मॉडल जो है ना वो मेनली डेटाबेस डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं जब उन्हें अपना आइडिया एक्सप्लेन करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को या टीम मेंबर्स को। तो वो ईआर डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्चुअल मॉडल में दिखाते हैं, ईआर डायग्राम के अनुसार वो उनको दिखाते हैं। ईआर डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम एंटिटीज जैसे स्टूडेंट, कोर्स और उनके रिलेशनशिप्स जैसे इनरोल शो करते हैं जिससे सबको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो इन शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जो है एक हाई लेवल डिज़ाइन होता है जो बताता है डेटा का स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को। बिना टेक्निकल डिटेल्स में जाए, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग एन इफिशिएंट डेटाबेस। व्हाट इज लॉजिकल, हमारा सेकेंड है लॉजिकल डेटा मॉडल। लॉजिकल डेटा मॉडल क्या होता है? सो लॉजिकल डेटा मॉडल भी देखा जाए तो अभी हमने देखा कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, है ना, उसका क्या काम था, डेटा का हाई लेवल डिज़ाइन कैसे होता है, मतलब एंटिटीज़ और उनके रिलेशंस। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल जिससे हम कहते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल। ये एक रिप्रेजेंटेशनल मॉडल भी होता है। ये मॉडल हमें बताता है कि डेटा को हम डेटाबेस के अंदर लॉजिकली कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। मतलब सिंपल वर्डों में आपको मैं बताऊं तो लॉजिकल डेटा मॉडल जो है हमारा डेटाबेस में किस फॉर्म में स्टोर होगा, कौन सी टेबल्स होंगी, उनके कॉलम्स क्या होंगे और टेबल्स के बीच का कनेक्शन कैसे बनेगा, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू। लेकिन याद रखो यहाँ तक हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी भी डेटा फिजिकली स्टोर नहीं हुआ है। मतलब हम अभी भी प्लानिंग फेज में हैं, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है लॉजिकल डेटा मॉडल्स डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम विद इन अ लार्जर प्लेटफॉर्म फंक्शन टुगेदर बेस्ड ऑन रूल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, providing a good way to understand data flow, describes how data is logically structured in the database। कैसे डेटा logically structured हो रहा है डेटाबेस में, specified tables, columns, relationship keys, etc. still does not concern physical storage। So characteristics of representational data model, क्या characteristic है? So represent logical structure of the database, यानी ये बताता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा लॉजिकली कैसे अरेंज होगा, कौन सी टेबल्स होंगी और उनके बीच क्या रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये सब ये बताता है। यूज यूज्ड टेबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशनशिप। सो इस मॉडल में हम हर एंटिटी को एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं और रिलेशनशिप को फॉरेन की के थ्रू दिखाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आता है प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग द फिजिकल डेटा मॉडल। सो लॉजिकल मॉडल क्या है? लॉजिकल मॉडल ही हमारा फिजिकल डेटा मॉडल का बेस होता है ना। किसका बेस होता है? फिजिकल डेटा मॉडल का। अब ये क्या करता है, जो डिज़ाइन हम यहाँ बनाते हैं ना वहीं आगे जाके फिजिकल डेटाबेस में इम्प्लीमेंट होती है। चलो एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हमने एंटिटीज़ देखी थी जैसे स्टूडेंट और कोर्स और उनका रिलेशनशिप जिसे हम इनरोल कर रहे थे, ठीक है। अब लॉजिकल मॉडल में हम क्या करेंगे, उन्हें टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अब हम उन्हें टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे? उन्हें टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे? जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। अब उसमें कुछ स्टूडेंट आईडी, नेम, एज है, कोर्स टेबल है ना, और इनरोलमेंट टेबल है। तो हम रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट की हमने कोर्स आईडी से बना दी, है ना, फॉरेन की, और कोर्स को हमने स्टूडेंट आईडी से कोर्स आईडी से बना देंगे, हम इस कोर्स आईडी से बना देंगे। ओके, प्राइमरी की, है ना। देख भाई, अब हम डेटा को लॉजिकली स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब अब हमें क्लियर आइडिया मिल गया कि डेटाबेस में टेबल्स और रिलेशनशिप कैसे होंगे, है ना। टेबल्स और रिलेशनशिप कैसे होंगे, अब यह हमें आइडिया मिल चुका है। तो लॉजिकल डेटा मॉडल में एक
ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें हम डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, टेबल, कॉलम्स, रिलेशनशिप की सब प्लान करते हैं। और ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बाद आता है और फिजिकल मॉडल के लिए एक फाउंडेशन का ये काम करता है। ओके, नाउ मूव टू द फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल क्या होता है? फिजिकल डेटा मॉडल इज द मोस्ट डिटेल्ड representation of the system and contains all of the physical structures for the technical implementation of the database. This model is created by database developers and includes information about data types, indexing and access methods. अब ये फिजिकल जो मॉडल होता है ये क्या करता है हमारा, ये वो स्टेज होती है जहां हम एक्चुअली अपना डेटाबेस इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे कि देखो, फिजिकल डेटा मॉडल बेसिकली बताता है कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर फिजिकली कैसे स्टोर होगा। मतलब हार्ड डिस्क पे कौन सी टेबल किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, कौन सा डेटा टाइप और डेटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे इंडेक्सेस, पार्टीशियंस, एक्सेस पाथ्स एक्सेट्रा। और टेक्निकली यदि मैं बताऊं आपको तो अब तक हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल में बस डिज़ाइन देख रहे थे, लॉजिकल मॉडल में टेबल और रिलेशंस डिफाइन किए थे, लेकिन फिजिकल मॉडल में अब हम उन टेबल्स को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप का होगा, जैसे हम वेरकेर, इंटीजर, डेट, हम इस तरीके से बताते हैं। कौन सा कॉलम इंडेक्स्ड होगा ताकि सर्च फास्ट हो, कौन सी टेबल किस पार्टीशन में स्टोर होगी, और हम कौन सा DBMS यूज़ कर रहे होंगे, जैसे ओरेकल, माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल। तो यहाँ से हमारा लॉजिकल डिज़ाइन एक रियल वर्किंग डेटाबेस बन जाता है। जैसे डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, include indexes, partition, access path. It is database specific, depend on DBMS like Oracle और MySQL. अब ये क्या करता है, मॉडल बताता है डेटा डिस्क पर कैसे स्टोर होगा, है ना। इसमें डेटा टाइप्स जैसे इंडेक्सेस, पार्टीशियंस, एक्सेस पाथ्स जैसे टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और यानी ये मॉडल हर DBMS के हिसाब से थोड़ा अलग होता है। ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, सबका अपना अपना स्टोरेज सिस्टम होता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। क्या, मान लो एक लॉजिकल मॉडल हमने बनाया था जिसमें स्टूडेंट टेबल था, उसकी कुछ स्टूडेंट ID थी, कुछ नेम थे और कुछ कोर्स ID थी। अब फिजिकल मॉडल में हम क्या करेंगे, हम उसकी टेबल को क्रिएट करेंगे। फिजिकल मॉडल में हम उसकी टेबल को क्रिएट करेंगे। कैसे, हमने वो टेबल क्रिएट की तो हम उनको स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मैं स्टूडेंट ID को स्पेसिफाई कैसे करूँगा, मैं उसको इंटीजर बोलूँगा, लेकिन मैं प्राइमरी की बोलूँगा कि वो क्या होनी चाहिए, 1 पर टेबल होनी चाहिए। स्टूडेंट ID रिपीट नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। नेम मेरा वेरकेयर में होना चाहिए। तो यहाँ हमने डेटा टाइप्स डिफाइन किए, प्राइमरी की, सेट की और इंडेक्स भी बना दिए, है ना। मैं एक इंडेक्स भी बना दूंगा उसमें। यही चीज़ एक्चुअली सिस्टम में स्टोर होती है ना। तो अब मैं आपको समरी अच्छा से दे देता हूँ क्या होता है, क्या कंक्लूजन है इसका। सो फिजिकल डेटा मॉडल वो होता है जहाँ हम डेटाबेस को टेक्निकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बताता है कि डेटा डिस्क में कैसे स्टोर होगा, कौन से इंडेक्सेस और पार्टीशन यूज़ होंगे और कौन सा DBMS उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेगा। यानी कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डिज़ाइन यहाँ जाके रियल डेटाबेस बन जाते हैं। स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। सोचिए, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। सबसे पहले आप उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, कितने रूम्स होंगे, लिफ्ट कहाँ होगी और किचन किस जगह पर होगा। ये पूरा डिज़ाइन क्या कहलाता है, ये होता है स्कीमा, यानी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। अब जब बिल्डिंग रेडी हो जाता है और लोग उसमें रहने लगते हैं, किसी के रूम में बेड है, किसी के में TV है और कोई अपने रूम में फर्नीचर बदल रहा है, लेकिन ये जो कंडीशन है बिल्डिंग के अंदर, यही होता है हमारा इंस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह एक डेटाबेस के अंदर भी स्कीमा बताता है डिज़ाइन कि डेटा स्टोर कैसे होगा।
और इंस्टेंस बताता है कि उस वक्त डेटाबेस में एक्चुअल डेटा क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है, ये इनके बीच डिफरेंस क्या है और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें इजीली कैसे याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। स्कीमा इज अ ओवरऑल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये क्या है, एक ओवरऑल डिज़ाइन है और स्ट्रक्चर है डेटाबेस के अंदर। इट डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज, टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट्स. You can think of it as blueprint of a database, just like a blueprint of a building. तो स्कीमा क्या है? It is a database design जो कि चेंज नहीं होती, does not change frequently. अब what is the characteristic of it? तो characteristics क्या क्या है? Act as a framework for data storage and manipulation. क्या ये क्या होता है कि ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें डेटा स्टोर और मैनिपुलेट होता है। डिफाइंड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिजाइन फेज, ये डेटाबेस डिजाइन फेज में डिफाइन होता है, राइट। चेंजेस टू द स्कीमा आर रेयर एंड रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। सो इसमें चेंज करना रेयर होता है और करने से पहले हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके हम इसमें चेंजेस करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। स्कीमा हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो क्रिएट, हमने एक टेबल को हमने क्रिएट किया है ना, यही हमारा एक स्कीमा कहलाता है। अब स्कीमा कैसे डिफाइन होता है? स्कीमा में कुछ टेबल नेम होते हैं। क्या टेबल नेम होते हैं? जैसे लाइब्रेरी बुक्स, तो ये हमारा टेबल का नाम हो गया, है ना। कॉलम्स क्या है? बुक आईडी, टाइटल, ऑथर। अब ये हमारे कॉलम्स हो गए। डेटा टाइप्स क्या हो गए? इंट, वेरकेयर एंड डेसिमल, जो कि हमारे क्या हो गए? डेटा टाइप्स हो गए। कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए? प्राइमरी कीज अवर कंस्ट्रेंट्स। Okay, so this is your schema, the structure of the database. What is types of schema? Types of schema क्या होता है? अब सपोज करिए कि एक घर है। अब घर का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और लुक, तीन अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे ही डेटाबेस में भी तीन तरह के स्कीमा होते हैं, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एंड विव स्कीमा। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि लॉजिकल स्कीमा क्या होता है। जो लॉजिकल स्कीमा होता है, ये डिज़ाइन का ड्राइंग समझिए आप। कैसे? ये होता है डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन, मतलब किस टेबल में क्या डेटा होगा, कॉलम कौन से होंगे और उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगी, है ना। ये किस में आता है? हमारे लॉजिकल स्कीमा में आता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई सी टेबल होगी, स्टूडेंट टेबल होगी, टीचर्स टेबल होगी, उसमें कुछ रिलेशनशिप होगी, जैसे टीचर टीचर्स मेनी स्टूडेंट्स। तो वो क्या होगा? ये सब चीज़ें जो होगी वो लॉजिकल स्कीमा में ही डिफाइन होती है। लॉजिकल स्कीमा बताता है कि डेटा लॉजिकली कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज टेबल, कॉलम्स, डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। फिजिकल स्कीमा क्या होता है? डिटेल्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन हार्डवेयर, फाइल, पाथ्स, इंडेक्सिंग। तो फिजिकल स्कीमा घर की कंस्ट्रक्शन, राइट। अब डिज़ाइन बन गया, अब उस डिज़ाइन को रियल में बनाने का टाइम आया। कौन से मटेरियल से बनेगा, वायरिंग कहाँ जाएगी, प्लम्बिंग कैसे होगी, ये सब फिजिकल वर्क होता है। डेटाबेस में ये बताता है कि डेटा एक्चुअली हार्डवेयर पे कैसे स्टोर होगा, राइट। एग्जाम्पल कि डेटा किस फाइल में सेव हो रहा है, फाइल का पाथ क्या है, इंडेक्सिंग कैसे हुई है, डिस्क में डेटा का लेआउट क्या है। तो फिजिकल स्कीमा यही बताता है कि डेटा हार्डवेयर पे फिजिकली कैसे स्टोर होगा। ओके, विव स्कीमा क्या होता है? विव स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड टू एंड यूजर्स, पॉसिबली एज अ सबसेट और अ फॉर्मेटेड व्यू। अब यूज़र के लिए डिस्प्ले कैसे होगा डेटा, है ना। अब घर बन गया, अब गेस्ट को क्या दिखता है, राइट। तो घर का एक क्लीन और प्रेजेंटेबल पार्ट सब नहीं दिखता। वैसे ही विव स्कीमा होता है और यूज़र को सिर्फ वही डेटा दिखता है जो उसके काम का है ना। तो समझिए, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को सिर्फ अपने मार्क्स दिख रहे हैं, पूरा डेटाबेस नहीं दिख रहा है। लाइब्रेरियन को सिर्फ बुक्स दिख रही हैं, है ना, डिटेल्स दिख रही हैं सिर्फ। अब विव स्कीमा यही बताता है कि डेटा जो है यूज़र को कैसे दिखाई देता है, सबसेट या फॉर्मेटेड व्यू में। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कीमा।
अब बढ़ते हैं हम अगले इस टॉपिक पर जो कि इंस्टेंस है हमारा। अब इंस्टेंस क्या है कि सोचो कि तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, है ना। अब बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं। अब वो क्या था हमारा, वो स्केमा हो गया था, हमने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया था। अब उस बिल्डिंग के अंदर लोग रहने आए, है ना। तो वो जो लोग रहने आए उसमें क्या है, अब किसी के रूम में टीवी है, किसी के में पास सोफा है, किसी के रूम में लाइट बंद है। ये करंट सिचुएशन क्या है बिल्डिंग के अंदर, यही होता है हमारा इंस्टेंस। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल कंटेंट और डेटा stored in the database at a specific moment. Every time data is inserted, deleted or updated, the instance changes. Instant instance equal current state or snapshot of the database changes frequently, है ना। अब ये क्या है, ये डायनामिकली है, ये डायनामिक है, चेंजेस होते हैं इसमें, राइट। इंस्टेंस का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर उस मोमेंट में जो एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है वो ही इंस्टेंस कहलाता है। जब भी हम डेटा इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करते हैं तो डेटाबेस का इंस्टेंस चेंज हो जाता है। इंस्टेंस को हम ये कह सकते हैं कि करंट स्टेट या स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस, राइट। ये फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ये भी आप समझ गए। अब इसमें आप देखिए हमारे पास एक टेबल दे रखी है। अब ये जो टेबल है का जो डेटा अभी दिख रहा है ये ही इंस्टेंस है डेटाबेस का इस मोमेंट पर, राइट। अगर हम एक न्यू स्टूडेंट इंसर्ट करें, यदि हम यहाँ पर 4 में हम कुछ नया जो भी है टाइटल एक बुक इंसर्ट करते हैं तो इंस्टेंस क्या होगा हमारा, तो इंस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर एक और नया डेटा इंसर्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। टेबल हम यदि नया यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक और डेटा को इंसर्ट करते हैं तो ओके। सो तो अब मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। स्केमा होता है डेटाबेस का डिज़ाइन जो रेयरली चेंज होता है, और इंस्टेंस होता है उस डिज़ाइन के अंदर का एक्चुअल डेटा जो हर अपडेट, डिलीट या इंसर्ट के बाद बदल जाता है। सिंपल वर्ड्सों में याद रखिए, स्केमा हमारा डिज़ाइन होता है, इंस्टेंस हमारा करंट डेटा स्नैपशॉट होता है। डेटा इंडिपेंडेंस, ये डीबीएमएस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सिस्टम फ्लेक्सिबल बनता है और डेवलपर्स का काम आधा हो जाता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले पहले हम समझते हैं डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है। डेटा इंडिपेंडेंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट मींस द एबिलिटी टू चेंज द डेटाबेस स्ट्रक्चर, like how data is stored or organized without affecting the application program। कहने का मतलब ये होता है कि जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है इसमें एबिलिटी होती है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। कैसे, एक एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक कॉलेज डेटाबेस जिसमें स्टूडेंट का डेटा, टीचर का डेटा और मार्क्स का डेटा सब स्टोर्ड है ना। जब अगर तुम डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दोगे, जैसे एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया ईमेल के लिए, तो क्या हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे? नहीं। इसी मैजिक को कहते हैं, क्योंकि डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ जहाँ डेटा के स्ट्रक्चर में चेंज होने पर भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होता है, उसे हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। वाई इज डेटा इंडिपेंडेंस इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो ये क्या करता है, रिड्यूस मेंटेनेंस, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जैसे जैसे ये एप्लीकेशन और डेटा स्ट्रक्चर के बीच में डीकपलिंग कर देता है और मेंटेनेंस इजी हो जाता है। इससे सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबल बनता है। सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल बनता है और स्केलेबल बनता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस हम समझ गए। अब टाइप्स क्या होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। Data independence is the ability to change the data schema at one level without affecting the schema at another level। ये सब सेम चीजें हैं ना। सो यहाँ पर हमारा पहला जो होता है वो होता है लॉजिकल लेवल, जिसे हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या काम करता है, एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, लॉजिकल डेटा जो होता है वो क्या करता है, इसमें एबिलिटी होती है किसको चेंज करने की, लॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे टेबल, कॉलम्स, रिलेशनशिप्स, विदाउट अफेक्टिंग एक्सटर्नल व्यू और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स।
Purpose of this to allow the database structure to evolve without impacting user access or requiring changes in application code. For example, जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ, जब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज करते हैं, जैसे एक न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना है, पर एक्सटर्नल व्यू या प्रोग्राम का फर्क उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे एग्जांपल कि तुमने स्टूडेंट टेबल में ईमेल ऐड कर लिया, पर यूजर के इंटरफेस में कोई चेंज नहीं किया, तो ये लॉजिकल इंडिपेंडेंस हुआ। जैसे हमने ईमेल तो हमने एक 8 कॉलम तो कर लिया, लेकिन यूआई पे तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना, तो ये हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में एडिंग अ न्यू कॉलम लाइक ईमेल इन द एम्प्लॉयज टेबल, क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, मर्जिंग टू टेबल इनटू अ व्यू फॉर सिंप्लीफाइड एक्सेस। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू चेंज हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा और यूजर फेसिंग एप्लीकेशंस। पर्पस क्या है इसका? इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्टोरेज इफिशिएंसी और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस विदाउट चेंजिंग हाउ द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड लॉजिकली। फॉर एग्जांपल कि ये क्या, इसका कहने का क्या मतलब है कि जब इंटरनल स्टोरेज में चेंज करते हैं, तो जैसे फाइल स्ट्रक्चर या इंडेक्सिंग मेथड बदलना पड़ता है, तो वैसे ही कॉन्सेप्चुअल स्कीमा तो सेम रहता है। जैसे एग्जांपल, तुमने डेटा को एसएसडी में स्टोर कर दिया एचडीडी के बदले, मतलब मैंने क्या करा कि एचडीडी में स्टोर कर दिया, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव के बदले, पर डेटाबेस का स्ट्रक्चर सेम है। ये ही होता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एग्जांपल में क्या है कि मूविंग डेटा फाइल्स फ्रॉम सी ड्राइव टू डी ड्राइव, ओके, क्रिएटिंग एन इंडेक्स टू स्पीड अप क्वेरीज, switching from hard disk drive to SSD from better performance, compressing data file to save space। तो ये हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है इसमें? सो डिफरेंस क्या होता है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इट फोकसेस ऑन हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली। अब डेटा फिजिकल कैसे स्टोर्ड हुआ है, वो फोकस कौन करता है? हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस करता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस फोकस किस पे करता है? ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। इट डील्स विद द इंटरनल स्कीमा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किस पे डील करता है? इंटरनल स्कीमा पे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किस पे डील करता है? कंसेप्चुअल स्कीमा पे। इट्स चेंजेस डू नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेटा जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में कोई चेंजेस करते हैं तो मे रिक्वायर अपडेट्स इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। वो अपडेट्स चाहिए होते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। It tells about the internal schema, it tells about the conceptual schema. It is easier to achieve, it is more difficult to achieve, इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज हम क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस और स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और लॉजिकल का इट इज यूज फॉर इवॉल्विंग डेटाबेस डिजाइन। ओके, एग्जांपल मूविंग डेटा फाइल्स और एडिंग इंडेक्सेस। और लॉजिकल में क्या होता है? एडिंग और रिमूविंग अ कॉलम इन द टेबल। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि लॉजिकल जो होता है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज होता है, नो प्रोग्राम इफेक्ट, प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिजिकल में क्या होता है? स्टोरेज चेंजेस होती है, नो स्ट्रक्चर इफेक्ट, स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और इनका जो एम क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंसी बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। तो दोस्तों, डेटा इंडिपेंडेंस एक शील्ड की तरह काम करता है जो एप्लीकेशंस को डेटाबेस के चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। डेटाबेस यूजर्स क्या होता है? हर डेटाबेस के पीछे कुछ हीरोज छुपे होते हैं। कोई डेटा सिक्योर करता है, कोई डिज़ाइन बनाता है, तो कोई कोड लिखता है और कोई बस यूज़ कर लेता है। आज हम समझेंगे डेटाबेस यूजर्स एंड देयर टाइप्स इन डीबीएमएस, मतलब कौन क्या करता है डेटाबेस की दुनिया में। तो चलो एक एक करके मिलते हैं इन सब कैरेक्टर्स से, फ्रॉम डीबीए टू एंड यूजर्स, और देखते हैं किसकी क्या जिम्मेदारी है डेटाबेस के अंदर। तो व्हाट इज डेटाबेस यूजर्स? डेटाबेस यूजर क्या होता है? अ डेटाबेस यूजर इज डिफाइंड एज अ पर्सन who interact with data daily for updating, reading and modifying the given data.
कहने का क्या मतलब है, डेटाबेस यूजर वो पर्सन होता है जो रोज डेटा के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे डेटाबेस यूजर कैन एक्सेस एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस एंड इंटरफेस। तो इसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे डेटा को अपडेट करना हो, रीड करना हो या मॉडिफाई करना हो, तो ये लोग डीबीएमएस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे हम तो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस ईच विद स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग डेटाबेस का यूज करते हैं डेटा को देखने, बदलने या मैनेज करने के लिए, उन्हें डेटाबेस यूजर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीएमएस में अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं, हर यूजर का अपना एक स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो हमारा पहला आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हम डीबीए भी कहते हैं। ओके, अब डीबीए define the schema and manages all three levels of the database architecture. They create user accounts, control access, and ensure data security by authorizing only trusted users. DB are also responsible for handling security breaches and optimizing system performance. तो इसका कहने का ये मतलब है कि डीबीए सिस्टम का एक ऐसा कैरेक्टर होता है, मतलब जो पूरा डेटाबेस सिस्टम को उसके कंट्रोल में होता है। वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जैसे स्केमा, यूजर अकाउंट्स बनाता है, सिक्योरिटी मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि डेटा सेफ रहे। और मैनेजेस द एंटायर डेटाबेस सिस्टम, क्या करता है, मैनेज करता है एंटायर डेटाबेस सिस्टम को। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसकी, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर्स, डिफाइनिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर जैसे स्केमा, स्टोरेज, setting up security backup and recovery, monitoring performance and tuning the system। ओके, तो ये सब क्या करता है, डीबीए का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, अ डीबीए इंश्योर दैट द डेटाबेस इज ऑलवेज रनिंग एफिशिएंटली एंड डेटा इज सेफ इवन आफ्टर सिस्टम क्रैशेस। अगर सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो डीबीए ही इंश्योर करता है कि डेटा सेफ रहे और डेटाबेस दोबारा स्मूथली चलने लगे। ओके, तो ये होता है हमारा डीबीए। नाउ मूव टू द डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर क्या होता है, डेटाबेस डिजाइनर क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इंक्लूडिंग टेबल्स, व्यूज, indexes, triggers, and constraints. They decide what data to store and how it should be related based on user requirements. Their design is finalized before the database is built or populated with data. इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि डेटाबेस डिजाइनर्स वो लोग होते हैं जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। मतलब क्या डेटा स्टोर होगा, कौन सी टेबल बनेगी, उनके बीच क्या रिलेशन होगा, सब कुछ यही डिसाइड करता है। इंडेक्सेस, ट्रिगर्स और कंस्ट्रेंट सब डिज़ाइन करते हैं यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डेटाबेस डिज़ाइन होने के बाद ही डेटा को एक्चुअली बिल्ड किया जाता है या डेटा उसमें भरा जाता है या रखा जाता है ना। तो क्या रोल होता है इसका, डिज़ाइन द लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का लॉजिकल और फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिफाई व्हाट डेटा शुड बी स्टोर्ड, क्या डेटा स्टोर होगा, क्रिएटिंग ईआर डायग्राम्स एंड स्केमास, सेटिंग अप रिलेशनशिप्स एंड कंस्ट्रेंट्स, डिसाइड विच टेबल विल एग्जिस्ट, व्हाट फील्ड ईच विल हैव एंड हाउ दे विल कनेक्ट। कहने का यही सिंपल सा मतलब है कि जैसे डिजाइनर जो है वो डिसाइड करता है कि कस्टमर टेबल में सिर्फ नेम, फोन और एड्रेस फील्ड्स होंगे और ऑर्डर्स टेबल में जो कस्टमर आईडी है उसके थ्रू वो कनेक्ट होगी। तो ये डेटाबेस डिजाइनर करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स राइट backend code for application programs. They use language like C, Visual Basic, COBOL, etc. to design, test and maintain programs. These programs called canned transactions help naive users interact with the database efficiently। क्या मतलब है इसका, कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं जो बैकएंड कोड लिखते हैं जिससे एप्लीकेशंस डेटाबेस से कनेक्ट होती है, जैसे सी, पाइथन, जावा, कोबोल या विजुअल बेसिक जैसे लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। तो इनके लिखे हुए प्रोग्राम्स को कैंड ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, जिससे एंड यूजर्स बिना टेक्निकल नॉलेज के डेटाबेस यूज कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना या डेटा को सर्च करना एक्सेट्रा। क्या रोल होता है, राइट प्रोग्राम्स दैट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाले प्रोग्राम्स लिखना, ये सब इसका रोल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइटिंग क्वेरीज एंड स्क्रिप्ट्स, डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर एंड यूजर्स, इंश्योरिंग स्मूथ इंटरेक्शन बिटवीन द ऐप एंड द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, अ डेवलपर writing a Python or Java program that fetches and update customer records,
जैसे एक डेवलपर पाइथन में प्रोग्राम लिख रहा है जो कस्टमर रिकॉर्ड फेच करता है और वो अपडेट करता है, तो वो कौन करता है? वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर या डेवलपर करता है। ओके, नाउ मूव टू द सिस्टम एनालिस्ट। द फोर्थ वन इज सिस्टम एनालिस्ट। A system analyst is a user who analyzes the requirement of parametric end users. They check whether all the requirements of end user are satisfied. इसका कहने का ये मतलब है कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो पर्सन होता है जो यूजर और डेवलपर के बीच ब्रिज का काम करता है। ये लोग एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, जैसे उन्हें किस फीचर्स की ज़रूरत है, डेटा का फ्लो कैसे होना चाहिए, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को प्रोग्रामर्स और डीबीए तक क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, है ना। अब ये क्या क्या रोल होता है इसका? ब्रिज बिटवीन यूजर्स एंड डेवलपर। एक ब्रिज का काम करता है यूजर और डेवलपर के बीच में। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? अंडरस्टैंडिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, डिजाइनिंग सिस्टम वर्कफ्लो, कम्युनिकेटिंग नीड्स टू प्रोग्रामर्स एंड डीबीएस। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक कॉलेज में टीचर चाहते हैं कि अटेंडेंस का ऑटोमेटिक रिपोर्ट सिस्टम एनालिस्ट को हो, जो कि रिक्वायरमेंट समझकर डेवलपर्स को बताए ताकि वो उस फीचर्स को डिजाइन कर सके। तो ये होता है हमारा सिस्टम एनालिस्ट का काम। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट वन इज एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन होते हैं? हम लोग। एंड यूजर्स आर द पीपल हु एक्चुअली यूज द डेटाबेस सिस्टम थ्रू applications to perform their day-to-day tasks. They don't need technical knowledge of how the database works. They just interact with it using forms, buttons और software interfaces. एंड यूजर्स वो लोग होते हैं जो डेली बेसिस पर डेटाबेस का यूज करते हैं, लेकिन उन्हें डेटाबेस के टेक्निकल काम की नॉलेज नहीं होती है। वो बस एप्लीकेशंस के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं, जैसे फॉर्म भरना, रिकॉर्ड अपडेट करना या इन्फॉर्मेशन कोई सी देखना, है ना। टाइप्स ऑफ एंड यूजर्स, कुछ टाइप्स भी होते हैं इसके एंड यूजर्स के, नेव यूजर्स, और जिन्हें हम पैरामेट्रिक यूजर्स भी कहते हैं। यूज प्री डिफाइंड एप्लीकेशन टू डू रिपीटेटिव टास्क, दे डोंट राइट एसक्यूएल क्वेरीज। फॉर एग्जांपल, बैंक क्लर्क यूजिंग एटीएम सॉफ्टवेयर और एयरलाइन टिकटिंग स्टाफ। कहने का ये मतलब है नेव यूजर्स का, कि जो ये लोग क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे रिपीटेटिव टास्क के लिए इन्हें एसक्यूएल या टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि बैंक क्लर्क होता है जो सिर्फ डिपॉजिट या विड्रॉ फॉर्म फिल करता है, या एयरलाइन टिकट बुकिंग स्टाफ होता है जो सिर्फ बुकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। तो ये होता है हमारा नेव यूजर्स। नाउ मूव टू द कैजुअल यूजर्स। क्या होते हैं? यूज द डेटाबेस ओकेजनली एंड मे राइट सिंपल एड हॉक क्वेरीज, जैसे मैनेजर चेकिंग मंथली सेल्स रिपोर्ट्स यूजिंग अ क्वेरी टूल। तो ये लोग क्या करते हैं, जो डेटाबेस को कभी कभी यूज करते हैं लेकिन इन्हें बेसिक क्वेरी लिखना आता है, जैसे सिंपल एडॉक क्वेरीज। जैसे ये मेनली रिपोर्ट्स या एनालिसिस के लिए डेटाबेस एक्सेस करते हैं। ओके, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक मैनेजर जो हर महीने का सेल्स रिपोर्ट चेक करता है यूजिंग अ क्वेरी टूल, किसी भी क्वेरी टूल की मदद से। The third one is sophisticated users have good technical knowledge and use the database for complex analysis or research. Often use SQL, data mining और analytics tool जैसे Power BI वगैरह ये यूज कर रहा हो। एग्जाम्पल डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। तो सोफेस्टिकेटेड यूजर्स क्या होते हैं? ये यूजर्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं। ये लोग SQL, डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स टूल या मशीन लर्निंग क्वेरीज का यूज करते हैं फॉर रिसर्च या बिजनेस इंसाइट्स के लिए, है ना। एक जैसे डेटा साइंटिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट जो डेटाबेस के इंसाइट्स निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथन, आर और बीआई टूल्स, पावर बीआई। द लास्ट वन इज स्टैंड अलोन यूजर्स maintain and use their own personal database without connecting to a large DBMS. Use tools like MS Access, Excel or local database software. Example, a small business owner managing local inventory in MS Access. तो इसका कहने का ये मतलब है ये लोग अपना खुद का पर्सनल डेटाबेस मेंटेन करते हैं बिना किसी लार्ज डीबीएमएस के कनेक्ट हुए। इनका डेटा उनके लोकल सिस्टम पर होता है, जैसे एमएस एक्सेस या एक्सेल में स्टोर होता हो। जैसे एक स्मॉल बिजनेस ओनर है जो अपना शॉप का इन्वेंटरी एमएस एक्सेस में मैनेज कर रहा हो, तो ये वो लोग क्या कहलाते हैं? वो स्टैंड अलोन यूजर्स कहलाते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा। डेटाबेस सिस्टम में हर यूजर्स का अपना एक स्पेशल रोल होता है। जैसे डीबीए का काम होता है डेटा को सिक्योर करना, डेटाबेस डिज़ाइनर का काम होता है स्ट्रक्चर को बनाना, प्रोग्रामर और एनालिस्ट का जो काम होता है वो ब्रिज को बनाना होता है, और एंड यूजर्स का काम होता है सिस्टम को चलाना। तो सिंपल वर्डों में यही समझते हैं हम कि डेटाबेस एक टीम वर्क से चलता है, टेक्नोलॉजी से नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं चलता है। डेटाबेस में हम सब डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये डेटा किस बेस पर डिज़ाइन होता है, किस चीज़ के अराउंड पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर बनता है? ये सब स्टार्ट होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एंटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटिटी का बेसिक मतलब क्या होता है?
एंटिटी का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके और डेटाबेस में स्टोर कर सके, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक कस्टमर या फिर वो कोई प्रोडक्ट हो, सब अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ डेटाबेस का पार्ट बनते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दे के रखा हुआ है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट, टीचर, प्रोडक्ट और ऑर्डर्स, ये क्या हो गए, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हो गई। और एंटिटी डेटाबेस, हमारे डेटाबेस में क्या एंटिटीज़ होंगी, जैसे स्टूडेंट, अब सपोज एक स्टूडेंट है, कोई टीचर है, वो क्या हुई, एंटिटीज़ हुई। प्रोडक्ट हुआ, ऑर्डर हुआ, तो वो हमारे डेटाबेस की एंटिटी हुई। अब हम आगे देखते हैं एंटिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो भैया दो तरह के एंटिटीज़ होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड एक होता है हमारा वीक एंटिटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी से। So these are entities that exist independently and have a completely unique identifier। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है, उन्हें किसी और एंटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है ना। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द डेटाबेस, इट हैज़ इट्स ओन प्राइमरी की। तो यानी अगर डेटाबेस में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसके पास अपना यूनिक आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, उसको किसी और एंटिटी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और कस्टमर है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब कहने का मतलब है कि जो उसकी प्राइमरी की है वो उसकी खुद की प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी, है ना। तो ये क्या हुआ, एक कस्टमर क्या हुआ है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुआ। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट एंटिटी पर, जिसे हम कहते हैं वीक एंटिटी, जो कि हमारा सेकंड टाइप है। वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का पूरा अपोजिट होता है। वीक एंटिटी अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये हमेशा किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती है। इसके पास अपना प्राइमरी की नहीं होता है, बल्कि ये किसी और एंटिटी के की के थ्रू आइडेंटिफाई होती है। Weak entity, these entities depend on another entity for his or her lifestyle and do now not have a completely uniquely identifier on their own. It depend on another entity for its existence. It has no primary key of its own. इसके पास कोई प्राइमरी की नहीं होती है। सपोज यहाँ पर दे रखा है एड्रेस। अब एड्रेस क्या है, वीक एंटिटी है। अब एड्रेस जो है वो किस पर डिपेंड होगा, वो टाउन पर डिपेंड होगा, लोकालिटी क्या होगी, स्टेट पर डिपेंड होगा। तो उसे हम एड्रेस को हम क्या बोल देंगे, वीक एंटिटी बोल देंगे। ओके, तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एंटिटी डीबीएमएस की फाउंडेशन है। डेटाबेस में हर टेबल, हर रिकॉर्ड किसी ना किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मिलकर ही हमारे डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे डेटा ऑर्गेनाइज, रिलेट और मैनेज करना ईजी हो जाता है। यानी एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड होता है वो हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many रिलेशनशिप। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, रिलेशनशिप्स इन डीबीएमएस। तो भाई ये रिलेशनशिप जो है रियल लाइफ के रिलेशनशिप की तरह नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस होती है। देखो, रिलेशनशिप का सिंपल सा यही मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच का कनेक्शन। मतलब एक टेबल का डेटा यदि दूसरे टेबल से कैसे लिंक है, कनेक्टेड है ना, उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। अ रिलेशनशिप इन डीबीएमएस इज अ कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू और मोर एंटिटीज that describe how data in one table relates to data in another table। तो कैसे रिलेट करता है डेटा एक टेबल से किसी दूसरी टेबल में, उसे हम रिलेशनशिप कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू एंटिटीज, स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज। अभी आपके पास दो एंटिटी है, स्टूडेंट और कोर्सेज। देन द रिलेशनशिप कुड बी इनरोल्ड इन। क्या रिलेशनशिप क्रिएट होगी यहाँ पे, इनरोल्ड इन, शोइंग विच स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन विच कोर्स, कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के लिए इनरोल हुआ है। तो ये क्या होती है, हमारी रिलेशनशिप होती है। जो रिलेशनशिप क्या होगी, इनरोल होगी, कि स्टूडेंट ने किसी कोर्स में इनरोल किया है। वाई रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है, द रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, दे मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, ensure correct and consistent data, they help join data from multiple tables to get meaningful information। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, यदि ये आपको जानना है तो मैंने
अलग से इसका वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब ये क्या करता है, हमारा रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी होता है, रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को, मतलब बार बार सेम डेटा लिखने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। मेंटेन करता है डेटा इंटीग्रिटी, मतलब हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा करेक्ट और कंसिस्टेंट इसमें रहता है। दे हेल्प जॉइन डेटा, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को ज्वाइन होने में। हम इजीली अलग अलग टेबल से डेटा को जोड़कर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन डीबीएमएस। पहली होती है हमारी वन टू वन रिलेशनशिप। ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए लिंक्ड विथ ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल बी एंड वाइस वर्सा। इसका कहने का ये मतलब है कि एक रिकॉर्ड टेबल ए का सिर्फ किसी एक रिकॉर्ड से ही लिंक होगा टेबल बी के, एंड वाइस वर्सा टेबल बी से टेबल ए में लिंक होगा, है ना। एग्जाम्पल, ईच पर्सन हैज़ वन पासपोर्ट, ईच पासपोर्ट बिलोंग टू वन पर्सन। किसी एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है, या किसी पासपोर्ट, जो कोई पासपोर्ट है वो किसी पर एक ही पर्सन को बिलोंग करता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। जैसे फीमेल मेरिड टू मेल, वन फीमेल मेरिड टू वन मेल, है ना। बाकी सिचुएशन अलग है, लेकिन एक फीमेल मेरिड टू वन मेल, राइट। तो ये एग्जांपल है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप, ऐसे क्रिएट होती है रिलेशनशिप। एक एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, टेबल यूजर्स एंड यूजर प्रोफाइल्स वेयर ईच यूजर हैज़ अ सिंगल करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल। अब किसी एक यूजर है, कोई एक यूजर है, उसकी क्या है, सिर्फ सिंगल प्रोफाइल हो सकती है। तो सिंगल यूजर की सिर्फ एक ही प्रोफाइल होगी, तो यहाँ पर क्या शो होगा, हमारा वन टू वन रिलेशनशिप शो होगी। सेकेंड होती है हमारी वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन रिकॉर्ड्स इन टेबल ए कैन रिलेट टू मैनी रिकॉर्ड इन टेबल बी। एक सिंगल रिकॉर्ड टेबल ए का किसी मल्टीपल रिकॉर्ड से, मेनी रिकॉर्ड से टेबल बी का जो है रिलेट करेगा, तो उसे हम वन टू मेनी रिलेशनशिप बोलेंगे। कैसे, बट ईच रिकॉर्ड इन टेबल बी रिलेट टू ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल ए। एग्जाम्पल, वन टीचर टीचर्स मैनी स्टूडेंट। कोई एक टीचर पढ़ा रही है बहुत सारे बच्चों को, तो वो क्या हुआ, वन टीचर है, टीचर्स मैनी स्टूडेंट, सो वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हर स्टूडेंट का सिर्फ एक टीचर होता है। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि टेबल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज वेयर ईच डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज बट ईच एम्प्लॉय बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो टेबल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज हैं, अब क्या है, यहाँ पर मेरे पास अभी डिपार्टमेंट्स है और एम्प्लॉयज टेबल है, वेयर ईच डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। अब हर एक डिपार्टमेंट में क्या होंगे, मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, बट ईच एम्प्लॉय बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट। तो एक एम्प्लॉय किसको, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, मल्टीपल वन टू मेनी रिलेशनशिप। और यहाँ पर क्या, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो ईच डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो ये होता है हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं हम मेनी टू वन रिलेशनशिप में। मेनी रिकॉर्ड्स इन टेबल ए रिलेट टू वन रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। बहुत सारे रिकॉर्ड्स टेबल ए के वो रिलेट करते हैं यदि एक रिकॉर्ड से टेबल बी के, तो उसे हम कह देते हैं मेनी टू वन रिलेशनशिप। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, है ना। मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, तो ये क्या होगा, हमारा मेनी टू वन रिलेशनशिप होगी। जैसे स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स हैं, इनरोल कोर्सेज, वन कोर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किसी एक ही कोर्स में इनरोल कर रखा है, तो वो क्या है, हमारी मेनी टू वन रिलेशनशिप है। एक बार और हम इसे समझ लेते हैं। टेबल टीचर्स एंड कोर्सेज, हमारे पास दो टेबल है, टीचर एंड कोर्सेज। मेनी कोर्सेज कैन बी टोड बाय सिंगल टीचर। बहुत सारे कोर्स को किसी एक ही टीचर ने पढ़ाया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेनी टू मेनी पर हम आते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल ए रिलेट टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। दोनों साइड ही मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। जैसे स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी कोर्सेज एंड ईच कोर्सेज कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट। अब एक मतलब स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, उनने मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर रखा है, एंड हर एक कोर्स में क्या है, मेनी स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। सो टू रिप्रेजेंट दिस वी यूज अ थर्ड टेबल, जिसे जिसका हम क्या है, जक्सन या ब्रिज टेबल जिसे हम कहते हैं, हम उसका यूज़ करेंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो एक स्टूडेंट कई कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, और एक कोर्स में कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये है, मेनी एम्प्लॉयज
इज असाइंड मेनी प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल, tables, students and courses where each student can enroll in multiple courses and each courses can have multiple student। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्स को ज्वाइन करके रखा है और हर एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो ये हमारा होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो दोस्तों आपको रिलेशनशिप इन डीबीएमएस वन टू वन, वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी सब इजी लग रहे होंगे। डेटाबेस पढ़ते पढ़ते सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है? एग्जैक्टली एट्रीब्यूट्स में। सिंपल, कंपोजिट, डेराइव्ड, मल्टी वैल्यूड, ये सब नाम सुन के ही लगता है ये क्या है भाई, बट टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एट्रीब्यूट्स और उनके 8 टाइप्स क्या होते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि डीबीएमएस आपको रट्टा नहीं समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? An attribute is a property or characteristics that describe an entity in a database. It provides specific information used to identify, categorize, and manage identities effectively. Without attributes, entities have no meaningful data. So, attribute एक ऐसी property होती है जिसे हम entity के बारे में information देते हैं। entity का मतलब क्या होता है? real world object जिसका data जो होता है वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो बिना एट्रीब्यूट के एंटिटी का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ये ही बताता है कि एंटिटी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। जैसे अब हमारे पास अभी एग्जांपल में एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, सो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे स्टूडेंट के? एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, कोर्स, ईमेल। अब क्या नाम है उस स्टूडेंट का, एज क्या है उसकी, कौन से कोर्स में वो अभी है, ईमेल क्या है उसका। सो बेसिकली एंटिटी क्या होती है हमारी? टेबल हो गई। एंड एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? कॉलम्स। जो भी टेबल में जो भी कॉलम्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, वो क्या हो गई? हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। तो चलिए अब इसके टाइप्स हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। 8 तरीके के ये होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट आर इंडिविजिबल प्रॉपर्टी दैट होल्ड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। जैसे रोल नंबर, एज, नेम, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एंड आर ऑफन यूज्ड टू बिल्ड अदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब ये है कि सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो इंडिविजिबल हो, डिविजिबल ना हो, है ना। तो जो ब्रोकन नहीं हो। जैसे क्लास है, अब क्लास क्या ब्रोकन होगी? नहीं होगी। नेम, नेम भी ब्रोकन नहीं होगा। यहाँ पर फुल नेम नहीं है, नेम है, नेम भी ब्रोकन नहीं होगा। रोल नंबर भी यहाँ पर ब्रोक नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट्स है। नेम, एज, जेंडर, स्टूडेंट्स नेम और एज इज अ सिंगल इंडिविजिबल वैल्यू। ओके, सेकेंड होता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल एट्रीब्यूट्स। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ फुल नेम मेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है वो किससे फॉर्म होता है? दो या दो से ज्यादा जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे मिलकर ये कंबाइन होकर ये बना होता है। जैसे फुल नेम, अब फुल नेम में क्या होता है? हमारा फर्स्ट नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? फुल नेम हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स दैट हैव देयर ओन मीनिंग। इसका जब ये डिवाइड होता है तो इसका एक सब पार्ट बनता है और वो खुद में ही एक मीनिंग होता है उनका। फुल नेम क्या हुआ हमारा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डिवाइड होगा तो फुल नेम हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। एड्रेस भी हमारा किस में डिवाइड होगा? स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, तो वो भी हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट थर्ड हमारा होता है। सो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कंटेन ओनली वन वैल्यू पर एंटिटी इंस्टेंस। मोस्टली दीज एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड द यूनिक आइडेंटिटी टू द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द एट्रीब्यूट। इट होल्ड ओनली वन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है ये वो एट्रीब्यूट होता है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अगर एक एंटिटी के लिए मतलब एक हर एक एंटिटी के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। जैसे एक स्टूडेंट के पास एक ही रोल नंबर है या एक ही डेट ऑफ बर्थ होती है। इट होल्ड ओनली वन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे रोल नंबर है तो हर एक स्टूडेंट के पास एक ही अपना रोल नंबर होगा। हर एक स्टूडेंट की अपनी खुद की एक ही डेट ऑफ बर्थ होगी। ईच स्टूडेंट हैज ओनली वन रोल नंबर एंड वन डेट ऑफ बर्थ। तो उसे हम कहेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर वन एंटिटी इंस्टेंस। अनलाइक सिंगल एट्रीब्यूट, इट स्टोर सेवरल वैल्यूज लिंक्ड टू द एंटिटी।
इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज जिसकी होती है उसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कह देते हैं। एग्जाम्पल जैसे फोन नंबर। अब फोन नंबर क्या, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं। स्किल्स, एक स्टूडेंट, एम्प्लॉय या किसी के पास भी मल्टीपल स्किल्स हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल ओवेल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे फोन नंबर। तो फोन नंबर हमारा क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। फिफ्थ तो होता है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर एवरी एंटिटी एंड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग डेटा इज डिस्टिंक्ट इन अ डेटाबेस। अब ये क्या करता है, जो की एट्रीब्यूट होता है ये हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ना, हर एक एंटिटी सेट में। कैसे, जैसे स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, तो ये हमेशा यूनिक होगी। नो टू स्टूडेंट कैन हैव द सेम स्टूडेंट आईडी। हर एक स्टूडेंट की अलग आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। तो यूनिक का वर्ड जहाँ भी आया है, यूनिक रिकॉर्ड जहाँ पर भी आता है वो की एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट हो जाएगा। सिक्स तो होता है हमारा डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अ डेराइव्ड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स इन द डेटाबेस एंड इज नॉट फिजिकली स्टोर्ड। डेराइव एट्रीब्यूट क्या होता है, ये कैलकुलेट होता है किसी अदर एट्रीब्यूट से और ये जो है फिजिकली स्टोर्ड नहीं होता है। इट its value is obtained using existing data within the same database। सेम डेटाबेस में किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा से इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है। कैसे, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी कुछ डेट ऑफ बर्थ होगी और कुछ एज होगी। तो अब मेरी एज जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होगी। तो जो हमारा एज होगा वो क्या होगा, जो हमारा एज होगा वो ही कहलाएगा डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। सो डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होगा, एज कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। एज किससे डेराइव्ड होगी, डेट ऑफ बर्थ से डेराइव होगी, है ना। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेस्ट ओवेल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेवेंथ होता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट आर फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस अनलाइक derived attributes। They can change but they are stored directly, not calculated। It stores permanent information that remains fixed throughout the entity's lifetime। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये फिजिकली स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस में। लेकिन डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देखा था कि वो फिजिकली स्टोर नहीं होते हैं। दे कैन चेंज बट दे आर स्टोर्ड डायरेक्टली, नॉट कैलकुलेटेड। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कैलकुलेट नहीं होता है। इट स्टोर्स परमानेंटली इंफॉर्मेशन डेट रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द एंटिटीज लाइफ टाइम। अब जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं वो परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। जैसे जैसे कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, उसका नेम और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो ये तीनों ही क्या चीज़ है, ये हमने एक बार डेटाबेस में स्टोर कर दी तो ये लाइफ टाइम के लिए ही सेम रहेगी, ये क्या होगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो वो कहलाता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। द स्टूडेंट हैज़ थ्री एट्रीब्यूट एज सोन अबोव, हर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विल रिमेन द सेम थ्रू आउट हिज एजुकेशन। उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, सेम होगी उसके एजुकेशन तक। सो द स्टूडेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एट्रीब्यूट डेट विल नेवर चेंज इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में चेंज होने वाली नहीं है। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, लास्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का। तो ये एट्रीब्यूट थोड़ा एडवांस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज और सब पार्ट्स दोनों हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या, एड्रेस कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज, जैसे होम ऑफिस। अब एड्रेस क्या है, दो एड्रेस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के, होम भी हो सकता है ऑफिस भी हो सकता है। एंड ईच एड्रेस, हर एक एड्रेस का, हैविंग सब पार्ट्स, हर एक एड्रेस के क्या होंगे, कुछ उसके खुद के ही कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड। तो जैसे भी जिसके भी कुछ सब पार्ट्स हों, है ना, मल्टीपल वैल्यूज हों, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। अ मिक्स ऑफ हायरार्की, मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स। जैसे स्टूडेंट है, उसके पास कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो कॉन्टैक्ट इन्फो भी दो तरीके से हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन से कौन सा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एड्रेस पर हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस
एड्रेस के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, तो ये क्या हुई, मिक्स ऑफ हायरार्की हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इनके 8 टाइप्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिलते रहें और भी डीबीएमएस के शॉर्ट एंड स्मार्ट एक्सप्लेनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।